स्वागत है आप सभी का बुकवाला के आज के इस सेशन में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप मुरारका जी। आपने शिखर को छूते ट्राइबल्स के 3 भाग अब तक लिखे हैं, चौथा आप लिख रहे हैं। इसके जी। साथ-साथ अभी हाल ही में आपकी एक किताब आई है भारत के 105 विशिष्ट जनजातीय व्यक्तित्व। तो आज हम उसी किताब पर संदीप मुरारका जी से बात करने वाले हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो संदीप मुरारका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। बताएँ ऋचा जी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? अ, सर शुरुआत करते हैं कि आपको लिखने का ख़्याल कैसे आया आपके ज़हन में और कब आया कि अब किताब लिखी जाए? ऋचा मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक एक लेखक होता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो उसे पढ़ना भी नहीं आता, उसके अंदर भी एक लेखक मौजूद है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरी पुस्तक में अंकित कई ऐसे लोग जो निरक्षर हैं, किंतु उन्होंने पुस्तकें लिखी, एक नहीं कई पुस्तकें लिखी और ऐसी पुस्तकें लिखी कि आगे चल के उनको पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ। चाहे गुजरात के दादू भाई गढ़वी हो, चाहे वो उड़ीसा की आपको जानी पूर्णमासी जानी मैडम हो या कई ऐसे लोग। इनफैक्ट यदि हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, जिनको खड़ी बोली का हिंदी का जनक कहा जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वे भी निरक्षर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिंदी, आज जो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, जिस खड़ी बोली में बात कर रहे हैं, उसका जनक उनको कहा जाता है। तो ये आप मानकर चले कि हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक होता है। तो मेरे अंदर भी एक लेखक था और जो 1993-94 के आसपास कुछ पन्ने बिखरे हुए पन्नों में लिखा करता था। और अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जब उन पन्नों को मैंने समेटा तो एक पुस्तक बन गई जिसका नाम मैंने रखा बिखरे सिक्के। और उसके बाद ये लिखने पढ़ने का सिलसिला फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया। जी वाह रिचा, सर! तो मैं जानना चाहूँगी कि उन बिखरे पन्नों में क्या लिखा था आपने? कुछ कुछ बताएँ? मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल में आप पढ़ती होगी तो एक रफ कॉपी दी जाती है और न हाँ, केवल रफ जी। कॉपी बल्कि बच्चे अपनी कॉपी के पिछले हिस्से में भी कुछ पेन से ड्रॉ करते हैं। चाहे वो 2 शब्द लिखते हैं, चाहे वो ड्रॉ करते हैं। जो ड्रॉ करते हैं उसके अंदर एक चित्रकार छिपा होता है। जो उस पन्ने को फाड़ कर यदि उसकी नाव या एरोप्लेन बना रहे हैं तो उसके अंदर एक क्राफ्टमैन, उसके अंदर भी एक कलाकार छिपा हुआ है। जो बच्चा उसको रंगीन लाल हरा पीला कर रहा है उसके अंदर एक पेंटर छिपा हुआ, आर्टिस्ट छिपा हुआ है। और जो बच्चा 2-4 शब्द उरेक रहा है, उकेर रहा है, मैं मानता हूं वही 2-4 शब्द आगे चल के कविता का रूप लेते हैं। मेरे पास भी ऐसे ही कुछ कविताएं बिखरी हुई थी, जिसे मेरी वाइफ ने 2-4 साल पहले कहाँ कहाँ से पुराने घर से इकट्ठा किया और उनको एक रूप दिया। जो एक उसके बाद उसको उसने फाइनल करके एक डायरी बनाई और वो डायरी जब बुक के रूप में आई तो वो बिखरे सिक्के किताब बन गई। वाओ सर! बहुत ही खूबसूरत। आपने जनजातीय व्यक्तित्व को ही क्यों चुना अपने विषय के तौर पर? कोई और क्यों हाँ, नहीं? बिल्कुल। कोई खास वजह? रीचा, बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। का मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान का रहने वाला तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। मेरा जन्म झारखंड में हुआ और मुझे लगता है मेरे ऊपर यहाँ की हवा का, यहाँ के पानी का, यहाँ की मिट्टी का ऋण है। और व्यक्ति को यदि ऋण से उऋण होना हो, ऋण चुकाना हो, तो उसके लिए मुझे सबसे बेहतर लगा कि झारखंड का ऋण चुकाने के लिए झारखंडियों का ऋण चुकाना चाहिए। और झारखंडी माने आदिवासी, आदिवासियों का ऋण चुकाने की मैंने सोची और उसी क्रम में मैंने अपनी लेखनी से वो ऋण चुकाया है। आदिवासियों के बारे में लिखकर वो ऋण चुकाया है और इसी तरह यह सिलसिला लिखने का जनजातियों के विषय में चल पड़ा। और जब मैं लिखने की स्टार्ट किया जनजाति पे तो मुझे लगता था केवल झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं। परंतु तब मुझे पता चला कि नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर कोने में आदिवासी है। और लोग ये जो कहते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। बल्कि सत्य यह है ऋचा
कि जहां जहां आज भी आदिवासी रहते हैं वहां वहां जंगल, पहाड़ और नहर और झरने बचे हुए हैं, वरना बाकी सब जगह तो हम लोगों ने कंक्रीट के महल बना दिए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये हो जाती है ना कि आज की जनरेशन उतना आदिवासियों के बारे में जानती नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल। हमने एक हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन गया और उसी हिसाब से हम मान लेते हैं कि आदिवासी मतलब जंगल। और हम ये समझने में गलती कर जाते हैं कि आदिवासी माने जंगल तो है, मगर वो जंगल में नहीं है, वो जहाँ रह रहे हैं वो वहां जंगल बना रहे हैं, और जंगल हमारे लिए बहुत एग्जैक्टली, जरूरी है आज के टाइम पे। मैं यस यही सर। मैसेज देना तो चाहता था। जी, तो इस किताब को लिखने के दौरान आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यदि कहा जाए तो आदिवासियों पर लिखना आज की तारीख में बहुत कठिन है। हुँ, इसका एक कारण है, यदि आप किसी भी समृद्ध जाति के विषय में के किसी विशिष्ट पुरुष के विषय में लिखने जाइएगा, तो उसकी जाति से लेकर, उसके शहर से लेकर, उसके राज्य के तक की बहुत सारी आपको चर्चाएं मिलेगी। आप किसी राजपूत के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, राजा के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको 1,000 राजाओं की इतनी कहानियां मिलेगी, क्योंकि आदिकाल से लेकर आज तक उन लोगों के पास चारण हुआ करते थे, भाट हुआ करते थे, जो उनकी कहानियों को कहा सुनाया करते थे। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, मैं नहीं हुँ, कहता नहीं किया, लेकिन जी, यदि किया तो उनके संग्रहालयों में, उनके महलों में ब्रिटिश के द्वारा और मुगलों के द्वारा दी हुई गिफ्ट क्या कर रही है? ये एक प्रश्न जी, चिन्ह है। जी, और उनके द्वारा दी हुई गिफ्ट ब्रिटिश के म्यूजियम में क्या कर रही है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो उनके बारे में काफी इतिहास बिखरा पड़ा है। लेकिन जब आप जनजाति के विषय में लिखना स्टार्ट कीजिए, तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो नकारात्मक है। नकारात्मक किस सेंस में है? कि जिन भी कथाकारों ने, उपन्यासकारों ने जनजातियों पे लिखा, आदिवासियों पे लिखा, उन लोगों ने उसको कॉमर्शियल वे में सोच कर लिखा, और केवल उनकी नकारात्मक छवि को लिखा कि आदिवासी दबा हुआ है, आदिवासी कुचला हुआ है, आदिवासी अपने हक से बिछुड़ा हुआ है, आदिवासी जंगल में रहता है, आदिवासी को उसके हक नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक बातें लिखी। लेकिन मैंने क्या लिखा कि नहीं, आदिवासी आज की तारीख में विदेश पहुंच चुका है। आज की तारीख में भारत के राजदूत हैं आदिवासी, अमृत लुगुन। देश के राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। देश की हर द्रौपदी प्रशासनिक मुर्मू जी। संस्था का ऑडिटर जो है वो कैग होता है, और आज वर्तमान भारत का जो कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आदरणीय अनुसुईया उइके जी है। तो मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। तो आदिवासी कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और 80 पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है आदिवासी हैं। तो मैंने उन लोगों की एक स्वच्छ और सुंदर छवि को दिखाने का प्रयास किया है। समस्या ये आई कि सरकार ने अपना काम किया, कि सरकार ने इनको पुरस्कृत कर दिया, सरकार ने इनको सम्मानित किया, लेकिन इनके विषय में बहुत सारी जानकारियां राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध ही है। तो मुझे सामग्री जुटाने में बहुत समस्या आई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हुँ, स्थानीय समाचार पत्रों को। जैसे किसी को यदि असम के व्यक्ति को यदि अवार्ड मिला, तो असम के न्यूज़पेपर में छपा, लेकिन झारखंड के न्यूज़पेपर उससे वंचित रहा। और झारखंड के दिगंबर हांसदा को यदि अवार्ड मिला, तो कलकत्ता के विश्वामित्र में वो न्यूज नहीं आई। और कलकत्ता, जब पश्चिम बंगाल की कमली हुँ, सोरेन को अवार्ड मिला, तो वह खबर दिल्ली के अखबार में नहीं आई। और जब राही भाई सोमा पोपरे को महाराष्ट्र में अवार्ड मिला, तो यह खबर केरला में नहीं आई। और केरला की जब लक्ष्मी कुट्टी को अवार्ड मिला, तो राजस्थान में यह खबर नहीं छपी। और राजस्थान के जब लिम्बा राव अहेरी को खबर अवार्ड मिला, तो छत्तीसगढ़ में यह खबर नहीं छपी। और छत्तीसगढ़ के जब भज्जू श्याम को अवार्ड मिला, तो मध्य प्रदेश में यह खबर नहीं छपी। तो मैंने पूरे भारत के आदिवासियों को समेटकर उनकी स्थानीय अखबारों से, उनकी स्थानीय न्यूज चैनल से उसकी उनकी रिपोर्ट्स को निकालकर संकलित करने का काम किया है। तो चैनल से आपको रिपोर्ट्स मिलना, मतलब न्यूज़पेपर कटिंग्स और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में आपको दिक्कतें आई या कुछ आसानी समस्याएं आ तो गई? आती कुछ समस्याएं आती हैं, और आपकी जैसी जो पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया।
मैंने जो भी अपने कॉन्टेक्ट्स निकाले और उन लोगों ने वहाँ के न्यूज़पेपर्स के क्लिप्स मुझे भेज दी। वहाँ के जो लोकल न्यूज, छोटे छोटे जो पोर्टल्स है, जो न्यूज चैनल्स है, उनसे उस हम्म। पद्म श्री की मुझे इंटरव्यूज भेज दिए। तो वो मुझे बहुत काम आए। मतलब आपको एक एक गहन रिसर्च करना पड़ा इस किताब को लिखने के दौरान। तो मेरा अगला सवाल ऐसे ही है कि इस किताब पर काम करके क्या आपके जीवन को देखने में देखने का जो एक आपका एक जो दृष्टिकोण था, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है, उसमें कोई बदलाव आया है? हाँ, एक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ऋचा। आज से जी। 3-4 साल पहले जब मेरे मित्र या मेरे हम लोगों के दोस्त यार के जो बच्चे बैठते थे, हम लोग जो यंग हो रहे हैं आज, जो अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं, तो वैसे बच्चे जब बैठते थे तो वो लोग एक चर्चा करते थे कि आरक्षण के चलते हम लोगों की सीट मार खा रही है। कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले तक मैं भी कन्विंस था उनकी बातों से कि हाँ यार, बात तो तुम सही हुँ, कहते हो कि कुछ सीटें आदिवासी ले जाते हैं। लेकिन हुँ, जब मैंने इनके जीवन को अध्ययन किया तो मुझे लगा इस देश में आरक्षण बहुत कम है और बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि एसी घर में रहने वाले, एसी बस में बैठकर स्कूल जाने वाले और एसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कभी भी फूस की झोपड़ी में रहने वाले, नंगे पांव स्कूल जाने वाले, बिना ड्रेस के स्कूल जाने वाले, फटे हुए बस्ते को लेकर, मांगी हुई पुस्तक को लेकर, मिड डे मील का खाना खाकर जब वो आदिवासी बच्चा पढ़कर इंजीनियरिंग करता है तो उसका क्या दर्द होता है, उस दर्द को समझने के लिए मेरे आईएम के बच्चों को, मेरे आईआईटीएन बच्चों को, मैं ज्यादा नहीं कहता, 365 दिन में 3 दिन केवल वो गांव में रहे, आदिवासियों के घर में रहे, तब वो उनके दर्द को समझ पाएंगे और वो खुद पैरवी करेंगे कि इनके आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए। तो मैं आरक्षण बिल्कुल का सर। पैरवीकार हो गया हूं। बिल्कुल सर, दरअसल बात ये है कि चूँकि उनकी संख्या भी कम है और आरक्षण की ज़रूरत उसे ही पड़ती है जो कमज़ोर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कमज़ोर है, पर मैं ये कह रही कि उन्हें मौके और मिलने चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा बिल्कुल। निखार सकें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो एसी में रह रहा है, जो शहर में रह रहा है, जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास मौके भी ज़्यादा हैं। अलग-अलग तरीके से उसके पास बहुत से मौके हैं, पर जो गाँव में रह रहे हैं, जो एक कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा-सा तो मुश्किल होता ही है हम शहर के लोगों के साथ कम्पीट करना। तो ऐसे में आरक्षण बुरा नहीं है, एक एक तरीके से एक मदद हो गई उनकी, कि हमने बिल्कुल, उन्हें थोड़ा-सा अपलिफ्ट कर अवसर दिया, अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान कर दिया। अच्छा, जहाँ लोग कहानियों के ज़रिए पाठकों के हृदय में अपनी जगह बना रहे हैं, वहाँ आपने जो है 105 ज़िंदगियाँ ढूँढ ली, लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाने के लिए। तो क्या ये फैसला लेना आपके लिए कठिन था? क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया आपको कि क्यों? मैंने कहा ना जैसे स्टार्टिंग में कि हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक होता है, उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर एक पाठक भी होता है। अब आप हुँ, न्यूज़पेपर पढ़ें, स्कूल की बुक्स पढ़ें, हुँ, चित्रकथा पढ़ें, चंपक पढ़ें, नंदन पढ़ें, कॉमिक्स पढ़ें, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पाठक है। हुँ, मैं भी पाठक रहा हूं, कहानियां हुँ, उपन्यास पढ़कर मैं भी बड़ा हुआ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था ट्रेवलॉग पढ़ने में और आत्मकथा पढ़ने में, बायोग्राफी पढ़ने में। बायोग्राफी पढ़ने के क्रम में मैंने देखा कि कई लोगों की बायोग्राफी है जो हमें इंस्पायर करती है। हमारे आसपास जनजातियां भी हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, कई ऐसे व्यक्तित्वों को व्यक्तिगत तौर पे जानता था। इनकी बायोग्राफी क्यों नहीं है? अब कुछ तो इनका भी बैकग्राउंड रहा होगा। क्या क्या जी। संघर्ष रहा होगा, कैसे ये लोग ऊपर तक आए। जब मैंने बहुत ढूंढा तो इन पर कोई किताब मुझे नहीं मिली। तब मुझे ये समझ में आया कि आदिवासी प्रचार प्रसार से बिल्कुल दूर रहता है। दूर। आदिवासी अपना स्वयं का प्रचार नहीं करवाता, न उनके ऊपर कोई स्टोरी लिखी जाती है,
न उन पर कोई कहानी बनाई जाती है, न उनकी कोई आत्मकथा लिखता है, न उनकी कोई कथा लिखता है। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन पर लिखना चाहिए। और उसी ये समझ लीजिए कि ये काम मारांग गुरु ने करवाया, ये काम ईश्वर ने करवाया, और मैंने इस काम को प्रारंभ कर दिया। वाह सर! ये बात तो आपने सही कहा, अगर हम किताब ढूँढने चले तो हमें आदिवासी पर उतनी किताबें और शायद बायोग्राफ़ीज़ नहीं मिलेंगी जितनी हमें बाकी लोगों के ऊपर मिलेंगी। और अगर लोगों के बीच जागरूकता फैलानी है तो किताबें या पढ़ने के लिए मटेरियल तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी के ज़रिए हम जान पाएँगे और उन्हें समझ पाएँगे। तो बिल्कुल। अच्छा, आपकी किताब को जो अभी सफलता मिली है, ये कॉफ़ी टेबल बुक को 108 विशिष्ट जनजातीय जो व्यक्तित्व जो आपने लिखी है, उसको मिली सफलता को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऋचा, मैं किसी भी लेखन को सफलता नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि किसी भी अ, आखिर सफलता का पैमाना क्या है ऋचा? किताबों का बिक जाना, पुरस्कार मिलना, सम्मान मिलना? तो मेरी नजर में कोई भी लेखन, ओम प्रकाश शर्मा एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। हालांकि साहित्यकारों की भाषा में वो लुगदी साहित्य लिखा करते थे, जिनकी नॉवेल बहुत फेमस हुआ करती थी। और आपको जो बुकर प्राइज या ज्ञानपीठ पुरस्कार या बड़े बड़े सम्मान प्राप्त जो साहित्यकार हैं, उनकी किताबें भी आपको सब जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा की के उपन्यास भारत के किसी भी स्टेशन पे आप चले जाइए, छोटे से छोटे स्टेशन पे चले जाइए, वहां की भी बुक स्टॉल पर आपको ओम प्रकाश शर्मा मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो मेरा मानना है कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनको कोई सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा एक बात कहा करते थे, मैंने उनका एक कई इंटरव्यूज पढ़ा सुना है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सफलता उसे मानता हूं, पुस्तक की सफलता, मैं पुस्तकों की सफलता उसे मानता हूं कि जब आपकी पुस्तक के प्रकाशन होने के 20 साल बाद किसी रद्दी पुस्तक के स्टॉल पे, पुरानी पुस्तक के स्टॉल पे बिकने लगे, तब समझ जाना तुम्हारी पुस्तक सफल है। तो मैं 20 साल बाद का इंतजार करूंगा ऋचा। यदि 20 साल बाद मैं अपने बुढ़ापे में अपनी पुस्तक को किसी रद्दी वाले के स्टॉल से, सेकेंड हैंड बुक वाले के स्टॉल से, या पुरानी पुस्तक के स्टॉल से किसी दूसरे व्यक्ति को खरीदते हुए जिस दिन देखूंगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी पुस्तक सफल हो गई, कि 20 साल बाद भी मेरी पुस्तक की सेकेंड हैंड बुक बिक रही है। वाह सर! बहुत, बहुत खूबसूरत एंड बहुत मोटिवेशनल बात बोली आपने, क्योंकि अगर जैसे जो नए लेखक होते हैं, जब नई किताब, जब किसी की पहली किताब छपती है, दूसरी किताब छपती है और वो नहीं चल पाती, तो वो अक्सर निराश हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उन्हें बहुत मोटिवेट करेगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, 20 साल तक इंतज़ार करो, तब तक लिखते रहो। बिल्कुल। अच्छा, तो किताब को लिखने का आपका जो सफ़र था, वो आपका कैसा रहा? मेरे मेरे पूछने का मतलब है कि सारी किताबें, जैसे कि जो आपने शुरुआत किया, फिर अभी, तो इन सारी किताबों को लिखने का सफ़र आपका कैसा रहा? जैसा यात्रा का सफर होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। जैसे यात्रा के सफर में कोई अच्छी चीज दिख गई तो उसको हम लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ जब हम लोग लौट के आए, डिस्कस किए, कुछ अच्छी बातें रही, कुछ खराब बातें ये रही। ट्रेन में कोई अच्छा यात्री मिला, कोई खराब यात्री मिला। तो मेरा लिखने का सफर भी वैसा ही है, कुछ बढ़िया कुछ खराब। बढ़िया इस तरह से कि बहुत मजा आ रहा है लिखने में, यह सफर जारी है, जारी रहेगा। हुँ, और हुँ। खराब इस तरह से कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनसे मैं कांटेक्ट करता हूं, उनसे चीजें मांगता हूं, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं, कुछ स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके बच्चों से बात करता हूं, वे बच्चे अपने पिता के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं बता पाते। मैं प्रारंभ करता हूं कि किसी भी जो व्यक्तित्व है उसके माता पिता का नाम लिखूं, उसके स्पाउस का नाम लिखूं। आपको आश्चर्य होगा ऋचा, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें अपने दादा दादी का नाम नहीं मालूम। तो तब थोड़ा सा दुख होता है। दुख होता है वहां के लोकल, यदि कोई व्यक्ति है जो उन्हें जानता है और मैं कहता हूं कि फला चीज दे दो, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पाते या कराना नहीं चाहते, या उनको लगता है ये बेकार की टाइम क्यों वेस्ट करें, तब थोड़ा दुख होता है। तब मैं खुद ट्रेवल करके
125 किलोमीटर जाकर उसे कलेक्ट करके ले आता हूँ। तो इसी तरह का सफर है, लेकिन सीखने को मिलता है, मजा आता है। मैं यही सफ़र से मुझे याद है, मैं पूछना चाहूँगी कि आपका युवाड़ी का सफ़र कैसा रहा? मतलब आकाशवाणी का? मैंने पढ़ा था कि आपने युवाड़ी में भी काम किया है एक वक़्त मैंने पे। 93, 94, 95 3 साल आकाशवाणी में काफी प्रोग्राम अटेंड किए हैं, संचालन भी किया है, काव्य पाठ भी किया है, साक्षात्कार भी किए हैं, और परिचर्चाओं में भी भाग लिया है। उस समय के हिसाब से मजा आता था। अब बहुत पुरानी बात है, अब तो दिमाग में भी नहीं है। हाल ही में मेरे मित्र है पंकज मित्र जी, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था आकाशवाणी में, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो खुशी होती है आकाशवाणी में जाकर, जो भी हो। आकाशवाणी आज देश का एक सिंबल है, और आकाशवाणी में जाकर स्वयं को लगता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। जी। अच्छा, इस किताब के ज़रिए आप जो पाठक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऋचा, मैं चाहता हूं कि मेरी पुस्तकों में जो व्यक्तित्व अंकित है उन पर शोध हो। मैं अपने जी। शोधार्थी बच्चों से, आज की यंग जनरेशन से, स्टूडेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, बाबा नागार्जुन, इन लोगों पर बहुत शोध हो गए। अब कुछ शोध वर्तमान में जो जनजातीय व्यक्तित्व है उन पर होना चाहिए, जिन लोगों ने अपनी लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक वाद्य यंत्र, अपनी लोक जो विधा को बचा के रखा है, उन पर कुछ पीएचडी हो, शोध छपे और उन पर काम हो। और दूसरा कि मेरी पुस्तक से इंस्पायर होकर जिस दिन कोई और एक बच्चा राष्ट्रपति भवन की ड्योढ़ी पर जा पहुंचेगा और वह पद्म श्री उसके कंधे पर होगा, तो मुझे लगेगा मेरा लेखन सफल हो गया। तो मैं अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा, अपने पाठकों को, अपने पाठक मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक लोगों को यह पहुंचाएं कि आदिवासी भी हमें इंस्पायर कर सकते हैं। एक बार उनके चरित्र पे अंदर इन करके इंटर करके देखिए। जी, बहुत डीप बात बोल दी है आपने और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये बात सुनेंगे वो इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अमल करें उस पे और क्या पता आपको कुछ सालों बाद एक किताब मिल जाए या आपको कोई ऐसा इंसान मिल क्या जाए जो बात। कि वाकई में शोध शुरू कर दे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बचपन का जो छोटा संदीप मुरारका जी थे वो और आज के संदीप मुरारका जी में क्या अंतर है? अगर आज आप बैठकर अपना बचपन देखें तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? यदि किसी पुस्तक के 10-12 संस्करण आ गए हो, तो संशोधित संस्करण 1, संशोधित संस्करण 2, संशोधित संस्करण 3, तो हर संस्करण में लेखक क्या करता है? यदि लेखक जिंदा होता है तो स्वयं, और लेखक यदि मर जाता है तो उसके बाद जो संपादक होता है, वो संपादक जो सुधार करते जाता है कि हर संस्करण में एक नया सुधार के साथ वह संस्करण प्रस्तुत होता है। उसमें वर्तमान परिवेश के हिसाब से दो चार बातें डाल दी जाती है, कुछ स्पेलिंग एरर्स को दूर कर दिया जाता है, जो मानकीकरण होता है उसके अनुरूप किताब ले आई जाती है। तो आप समझ लीजिए व्यक्ति का जीवन, नॉट ओनली संदीप, वो रीचा भी का भी जीवन हो सकता है, वो सबका जीवन पुस्तक के नए संस्करण की तरह होता है। बचपन पहला संस्करण था, अभी मेरा जो है वो आप समझ लीजिए वो 12वां संस्करण है। 12 साल बाद आप बात करेंगे तो हो सकता है 16वां संस्करण मिलेगा। तो संशोधित होते जा रहा है, मैं इसके यही क्या कहूंगा। बात है! क्या बात है सर मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप किताबों से इसे इतनी खूबसूरती से जोड़ देंगे। अच्छा आने वाले वक़्त में क्या पाठकों के समक्ष आप कुछ रोचक, कुछ नया लाने का विचार कर रहे हैं? मैं शिखर को छूते ट्राइबल्स पार्ट 4 पर काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है पार्ट 4 क्या, पार्ट 40 भी यदि आ जाए तो भी चरित्र कम पड़ेंगे। देश में इतने आदिवासी चरित्र बिखरे पड़े हैं, आप मेरी जब पुस्तक से रूबरू होगी तो आप पाएंगी कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जैसे एक आईएएस लड़का है, वह कहीं पोस्टेड होता है, उसके पास फंड नहीं होता है, वह सोशल मीडिया में हुँ। पोस्ट करता है कि मुझे सड़क बनानी है, और
24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और आर्मस्ट्रिंग पामे रात उसके सड़क बना देता है। हाँ। हमारे रांची में एक बाबा सिमोन उरांव है, वह अकेले नहर खोद डालते हैं। हमारे महाराष्ट्र में राही भाई सोमा पोपरे हैं, वह बीच का बैंक बना देती है। हमारी लक्ष्मी कुट्टी है, वह सांपों का इलाज कर देती है। हमारे भज्जू श्याम है, आज इंडियन होटल्स हो चाहे कोई भी होटल ग्रुप हो, वहां के कमरे में यदि आप ठहरिएगा तो जो पेंटिंग मिलेगी वो बच्चू श्याम की मिलेगी, गोल्ड पेंटिंग मिलेगी। तो इतने चरित्र बिखरे पड़े हैं देश भर में, आदिवासी चरित्र, कि उन पर जितना काम किया जाए उतना कम है। तो मैं वैसे ही कुछ चरित्रों को लेकर अभी पार्ट 4 लिख रहा हूं, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि अगले महीने तक आ जाएगा, और उसके बाद अभी उसी के पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 पे काम करने का विचार है। वाओ सर, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली किताब के लिए। और हम उसे जरूर पढ़ेंगे ताकि हम उससे कुछ सीखें, अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। और एक नई विचारधारा जब हमारे जीवन में ऐड होती है एक नॉर्मल लाइफ में, तो हमारी खुद की लाइफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम चलते हैं मेरे आखिरी सवाल पे। ये सवाल ना मैं हमेशा पूछती हूँ, मतलब मैंने आज तक जितने भी सेशंस लिए, मैं जब भी इंटरव्यू लेती हूँ, ये मेरा पेट क्वेश्चन है और इसको मैं सबसे आखिर के लिए रखती हूँ। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड हो, अगर आपके पास एक जादुई छड़ी हो और उससे आप कोई एक चीज बदल सकते हो, तो वो कौन सी होगी? कोई एक ख्वाहिश जिसे आप पूरा करना चाहते हो उस एक मैजिक वॉन्ड से, वो क्या होगी? ऋचा, इस प्रश्न में थोड़ा विलंब हो गया मुझसे पूछने में। इस प्रश्न को यदि 2-3 महीने पहले यदि आपने पूछा होता तो मेरा जवाब ये होता कि मैं देश के शीर्ष स्थान पर आदिवासी को बैठा हुआ देखना चाहता हूं। परंतु आज आप पूछ रही हैं तो मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी उसे यूज कर चुका हूं, या मेरे देश ने उसको यूज कर लिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसको यूज कर लिया है। और आज देश के सर्वोच्च स्थान पर एक जी आदिवासी बैठा हुआ है, परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू बैठी हुई जी। है। इससे ज्यादा मुझे द्रौपदी और मुर्मू कुछ जी। देखने की इच्छा नहीं है। वाह सर, मैं मैं बहुत ही मैं 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 बहुत ही। हाँ हाँ, एक इस्तेमाल जरूर कर सकता हूं कि मैं उस मैजिक जी स्टिक से ये जरूर चाहूंगा कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ईश्वर लंबी उम्र दे, स्वस्थ उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे। मैं ये कामना जरूर करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, हम भी यही कामना करेंगे कि उन्हें एक लंबा और अच्छा जीवन मिले, मतलब हेल्दी लाइफ मिले। तो संदीप जी, हमारे साथ आज के सेशन में बुकवाला के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें खत्म करना होगा यहीं पर आज का हमारा सेशन। पर हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें हमने आपसे आज सीखी हैं और आगे भी हम सीखते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली किताब के लिए। और ये जो किताब आई है जिसे मैंने पढ़ा है, जो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मैंने काफी कुछ जाना, सीखा, समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी के लोग भी इसे पढ़ें, जाने, सीखें और अपने जीवन में उन चीजों को क्या कहेंगे हम, अपने जीवन में अप्लाई करें उन चीजों को और अपनी जिंदगी की वैल्यू बढ़ाएं, कुछ अलग करें, कुछ हटके करके दिखाएं। धन्यवाद। थैंक यू ऋचा, थैंक यू ऋचा। बाय।